नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का ये वीडियो शोध रिसर्च प्रोजेक्ट पर होने वाला है। अगर आप भी ग्रेजुएशन में हैं और आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं या लघु शोध परियोजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, तो बने रहें हमारे साथ। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन के 5वें व 6वें सेमेस्टर में आपको माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है लघु शोध परियोजना। यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, अर्थात 5वें या 6वें सेमेस्टर में हैं और लघु शोध परियोजना पर अपना काम कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो के साथ बने रहें, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट सभी विषयों के लिए तथा स्नातक कोर्सेज BA, BSc, BCom तथा स्नातकोत्तर कोर्सेज MA, MSc, MCom आदि के लिए उपयुक्त है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट सभी विद्यार्थियों को बनाना आवश्यक है, चाहे वो BA में हो या BSc में हो, अर्थात स्नातक में हो या स्नातकोत्तर में हो। आइए जानते हैं शोध क्या होता है। शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो, जैसा कि आप ऊपर वाली लाइन में देख सकते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यानी शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो, अर्थात ज्ञान का लाभ समर्पित शोधार्थी को ही मिलता है जो अपने शोध के प्रति समर्पित हो। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो आपको गुरु के प्रति श्रद्धावान और विषय के प्रति लगनशील होना आवश्यक है। शोध का स्वरूप। शोध को जानने के लिए हमें इसके कुछ समानार्थी शब्दों को जानना पड़ेगा। शोध का ही एक समानार्थी शब्द है खोज। खोज क्या होता है? ऐसी कोई वस्तु जो पहले से मौजूद हो और उसका ज्ञान मानव को न रहा हो, लेकिन जब मानव को उसका ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं खोज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाषाण काल से पहले मानव को आग के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि आग पहले से मौजूद थी। जब मानव को उसकी पहचान हो गई तो इसको खोज कहते हैं, अर्थात मानव ने पाषाण काल में आग की खोज किया। इसी से संबंधित एक और शब्द है आविष्कार। आविष्कार, ईजाद, नवनिर्माण। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा विचार या ऐसी वस्तु जो पहले से मौजूद न रहा हो, उसका अगर मानव ईजाद कर देता है, उसका निर्माण कर देता है, तो इसको आविष्कार कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जिससे उस समय रेलगाड़ी चलाया गया और उसका बदलता हुआ रूप आप फिर देख रहे हैं कि डीजल इंजन बना, फिर इस समय इलेक्ट्रॉनिक इंजन बन गया। तो पहले सबसे पहले जेम्स वाट ने भाप के इंजन का खोज किया था। तो इसके खोज को क्या कहेंगे? आविष्कार कहेंगे, क्योंकि पहले ये नहीं था। लेकिन यहीं अगर आप देख रहे हैं खोज, तो खोज शब्द का अर्थ होता है कि पहले से मौजूद वस्तुओं को पहचान लेना। यानी मानव को बहुत सारी जानकारी पहले से नहीं थी, धीरे धीरे अपनी जानकारी की ओर मानव बढ़ता गया है। इसी से संबंधित एक और शब्द है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? ढूंढना, खोजना या तलाशना। हम देखते हैं कि हम लोगों का ब्रह्मांड अनंत है, जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, लेकिन मानव दिन प्रतिदिन इसी शोध के कड़ी में नई नई चीज़ों का खोज कर रहा है। जैसे किसी नए गैलेक्सी का ढूंढना या नए तारे के बारे में जानकारी, नए ग्रह के बारे में जानकारी। तो ये सब मानव हमेशा लगातार ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, तलाशता रहता है। इसी तरह हर क्षेत्र में भी अभी अन्वेषण की क्रिया जारी है। शोध से ही संबंधित एक और शब्द है गवेषणात्मक। इसका अर्थ होता है किसी बात या विषय की वास्तविक स्थिति जानना या छानबीन करना। अर्थात गवेषणात्मक का अर्थ होता है किसी विषय का गहराई से अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसी का एक और अर्थ होता है अनुसंधान।
इस प्रकार हम जान सकते हैं कि खोज, आविष्कार, अन्वेषण, गवेषणात्मक, इन शब्दों से हम शोध का स्वरूप जान सकते हैं। इस प्रकार हमने सीखा खोज, आविष्कार, अन्वेषण और गवेषणात्मक, इन शब्दों में क्या अंतर है और ये शोध से कैसा अपना रिश्ता रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जब धरती पर आया तो उसके पास बहुत कम जानकारी थी, बहुत कम सूचनाएं थी, लेकिन वह लगातार अपना खोज करता रहा, आविष्कार करता रहा, अन्वेषण करता रहा, गवेषणात्मक भाव से विभिन्न सूचनाओं का संकलन किया और आज की स्थिति में पहुंच चुका है। इस प्रकार मानव के पास बहुत सारी सूचनाएं आ चुकी हैं और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब हम देख लेते हैं कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान किसे कहते हैं? सूचनाओं का संकलन ही ज्ञान है या जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान है? मानव के पास बहुत सारा जानकारी होती है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारे बीच अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पढ़ नहीं पाता हो तो हम लोग कहते हैं कि इनको अक्षर का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास सूचनाएं कम हैं तो उसके पास ज्ञान कम होगा। सूचनाओं से ही हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। सूचनाओं का संकलन ही ज्ञान है, अर्थात जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान होता है। मानव के लिए ज्ञान इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर वर्ल्ड वार 3 होता है, विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो सूचनाओं के चोरी पर ही होगा, सूचनाओं के अपहरण पे ही होगा। ज्ञान से संबंधित एक और शब्द होता है बोध। बोध क्या होता है? अनुभूति को हम बोध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि दीपक की लौ को बालक द्वारा बार बार पकड़ने से पहले माँ द्वारा रोक देना। इस क्रिया में बालक को सूचना तो मिल जाती है कि हाथ जलता है, लेकिन उसको बोध नहीं होता है। उसको बोध कब होता है? जब एक बार बालक लौ को पकड़ लेता है और उसका हाथ जल जाता है तो उसको अनुभूति हो जाती है। तो ज्ञान की अनुभूति को ही बोध कहते हैं। इस प्रकार हमने शोध के कुछ समानार्थी शब्दों को जाना, जिसमें खोज, आविष्कार, अन्वेषण, गवेषणात्मक, ज्ञान और बोध। अब हम जान लेते हैं विज्ञान क्या होता है। ऐसा ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो और सुसंगठित हो, ऐसे विधियों से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में विधि संपन्न ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हमारे दिमाग में यह विचार आ सकता है कि क्रमबद्ध ज्ञान क्यों, सुव्यवस्थित ज्ञान क्यों, सुसंगठित ज्ञान क्यों? तो ज्ञान को क्रमबद्ध करने से, सुव्यवस्थित करने से, सुसंगठित करने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और उसका परिणाम भी विश्वसनीय हो जाता है। विज्ञान की विश्वसनीयता इतनी होती है कि एक ही एक्सपेरिमेंट चाहे आप कितनी बार भी करें, उसका परिणाम एक ही आएगा। ऐसा ज्ञान जो सिद्ध किया जा सके, प्रमाणित किया जा सके और जिसका कोई प्रमाण हो, वह विज्ञान कहलाता है। अब आगे प्रश्न आता है कि ज्ञान कहाँ से एकत्र किया जाए। हम देख सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कई प्रकार की हैं। जैसे पहला हो जाता है इसमें दृढ़ आस्था। जैसे कि हम अपने गुरु के प्रति अगर आस्था रखते हैं तो गुरु से हम बहुत सारे ज्ञान ले सकते हैं। तो गुरु में जो भी गुण होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। दूसरे विधि में आता है स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है जहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हों। स्रोत का अर्थ होता है जहाँ पे सूचनाएं संकलित हों, जहाँ पे सूचनाएं भंडारित की गई हों। जैसे कि इसमें गुरु भी हो सकते हैं, पुस्तक हो सकता है, इंटरनेट पे भी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। अब हम देख सकते हैं कम्युनिकेशन या संचार में भी बहुत सारी सूचनाएं होते हैं, पत्र पत्रिकाएं या वाद विवाद परिचर्चा, ये वेबिनार में हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्रोत होते हैं जहाँ पे सूचनाओं का संकलन होता है। अगला है अनुभव निरपेक्ष या तर्क बुद्धि। यह सबसे अच्छा विधि है सूचनाओं को प्राप्त करने का या ज्ञान को प्राप्त करने का। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को देख के हम बहुत सारे ज्ञान की अनुभूति करते हैं, बहुत सारे ज्ञान को हम जान लेते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने
अपने जीवन में बहुत चीज़ों को नहीं देखा था, बहुत चीज़ों को उनसे दूर रखा गया, सामाजिक घटनाओं को या सांसारिक घटनाओं को उनसे दूर रखा गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब उनको पहली बार देखा तो आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि उनको उन चीज़ों का अनुभव बहुत कम रहता था। जैसे कि उन्होंने कभी बीमार लोगों को नहीं देखा था, वृद्ध लोगों को नहीं देखा था, शव को नहीं देखा था। तो इन चीज़ों को देख के उनमें बहुत सारी लालसा उत्पन्न हुई कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो उन्होंने तर्क के आधार पर सिद्ध करना शुरू किया और विभिन्न दृश्यों को देखने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध अर्थात ज्ञानी। अगली विधि है वैज्ञानिक विधि। इसमें आता है क्रमबद्ध ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान और सुसंगठित ज्ञान। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक किताब होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास एक पुस्तक होता है रफ, जिसमें हम सभी विषयों को लिखते जाते हैं। तो रफ क्यों कहलाता है? क्योंकि हम सारे ज्ञान को एक ही जगह पर ला देते हैं। वो क्रमबद्ध नहीं होता है, सुव्यवस्थित भी नहीं होता है, सुसंगठित नहीं होता है। लेकिन जो हमारी पुस्तिका होती है किसी एक विषय का, उसमें हम जैसे मान लीजिए हिंदी का बना देते हैं अलग, फिजिक्स का बना देते हैं अलग, केमिस्ट्री का बना देते हैं अलग, भूगोल का बना देते हैं अलग। तो ये हो गया क्या? क्रमबद्ध हो गया, सुव्यवस्थित हो गया और सुसंगठित हो गया। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। इसी प्रकार मानव के पास बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, तो उनको क्रमबद्ध किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है और सुसंगठित किया जाता है, और उनसे बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि किसी बालक को अगर किताब पढ़ना नहीं आता है, उसको सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, पुनः उसे शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, फिर उसे पंक्तियों को पढ़ना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो किताब को भी पढ़ने लगता है। तो जब सूचनाओं को क्रमबद्ध कर दिया जाए, सुव्यवस्थित किया जाए, सुसंगठित किया जाए, तो वह ज़्यादा यथार्थ हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ज्ञान होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती हैं, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो सब कचरा तब तक माना जाएगा जब तक वो एक तरह से क्रमबद्ध ना हो, सुव्यवस्थित ना हो, सुसंगठित ना हो। और दिन प्रतिदिन सूचनाओं का और भंडारण किया जा रहा है और विभिन्न विषयों में हम शोध करते जा रहे हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शोध एक बहुत आवश्यक विषय है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को और गहनता से जानने के लिए बहुत आवश्यक होता है, और यह तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि अनुसंधान न किया जाए। जैसा कि कार्लिंगर ने लिखा है, वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक प्रत्ययों में अनुमानित संबंधों के कथन की नियमित, नियंत्रित, अनुभविक तार्किक खोज है। वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है आकस्मिक निरीक्षण, दूसरा होता है नियमित खोज। आकस्मिक निरीक्षण क्या होता है? अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के किया जाने वाला निरीक्षण। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आकस्मिक निरीक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें कोई सूचना पहले नहीं दिया जाता है और पहले से चल रही क्रियाओं के बारे में निरीक्षण किया जाता है। दूसरा होता है नियमित खोज। नियमित खोज क्या होता है? किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए नियमित खोज किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक बीमारी है कैंसर, जिसका अभी तक इलाज नहीं खोजा जा सका है, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए दिन प्रतिदिन शोध किया जा रहा है। तो ये है अनुसंधान, जो नियमित खोज को दर्शाता है। वैज्ञानिक अध्ययन के सोपान। वैज्ञानिक अध्ययन के सोपान, इसमें आता है निरीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन और सामान्यीकरण। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान की खोज और सत्य की खोज ही शोध है। यह एक व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक किया गया प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी विषय या समस्या के बारे में जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण किया जाता है, ताकि नवीन ज्ञान का पता लगाया जा सके या पहले से मौजूद ज्ञान को और बेहतर बनाया जा सके। तो हमें आशा है कि आपको शोध का परिभाषा समझ में आ गया होगा, शोध क्या होता है यह समझ में आ गया होगा। लघु शोध परियोजना कैसे बनाना है
माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, इसका वीडियो हमारे चैनल पे पहले से मौजूद है, उसको आप देखिए। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।